चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं और हम उन दो लड़कों की बात करेंगे जो आज देश भर के पॉलिटिकल सर्कल में ट्रेंड करते रहे। और ये पूछा जाने लगा कि क्या ये दो लड़के इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता छीन पाएंगे? क्या 55 साल के राहुल गांधी और 35 साल के तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में वो कमाल कर पाएगी जिससे वो पिछली बार चूक गई थी? ये तस्वीरें आज आपने दिन भर देखी ही होंगी। राहुल गांधी और अखिलेश और तेजस्वी यादव दोनों आज एक साथ इस रोड शो में आगे बढ़ रहे थे। वैसे आपको याद होगा राहुल गांधी आज से 8 साल पहले भी ऐसी ही एक जोड़ी उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। जब उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, उस वक्त भी दोनों यूपी में ऐसे ही एक साथ प्रचार करते थे। अखिलेश तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, चुनौती थी बीजेपी से सत्ता बचाने की, इसीलिए अखिलेश ने राहुल गांधी के संग अपनी जोड़ी बना दी। खूब कयास लगे, खूब बातें हुई, हेडलाइंस भी दोनों ने खूब बटोरी, लेकिन वोट नहीं बटोर पाए। अखिलेश खुद 311 सीटों पर लड़े, राहुल गांधी को 114 सीटें दे दी। कुछ सीटों पर दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट भी थी, यानी दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन नतीजा आया तो पूरी मेहनत चौपट। राहुल गांधी की कांग्रेस 114 में से सिर्फ 7 सीटें जीत पाई और अखिलेश यादव 311 में से 47 सीट्स जीत पाए। तो सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस बार बिहार में तो यही नहीं रिपीट होगा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे के सहारे लड़ती है और फिर गठबंधन की पार्टी को भी खत्म कर देती है। कई जगह ऐसा हो चुका है और बीजेपी इसी हथियार से बार बार कांग्रेस पर वार करती है। देखिए, तेजस्वी यादव को इस बार बिहार से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि कई आप कह सकते हैं बार मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर अगर तेजस्वी का वार सही पड़ गया तो उनके लिए उम्मीदें ही उम्मीदें सामने दिखाई दे रही है। तेजस्वी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी मेहनत पर कोई पानी फेरे। पिछली बार भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, अपनी सीटें तो वो जीते थे, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन के बाकी साथी वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हम नंबर्स के साथ बता रहे हैं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा 75 सीटें जीते थे, जबकि वो 144 सीट पर लड़े थे। तो आप देख लीजिए परफॉर्मेंस, वोट परसेंटेज सबसे अच्छी, आउटस्टैंडिंग मार्क्स 23% के करीब। उनके गठबंधन की साथी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें दी थी। बाद में उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि अगर वो खुद इनमें से ज्यादातर सीटों पर लड़ जाते तो शायद आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी इस बार इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, या इस बार जब गठबंधन की पार्टियां सीट बंटवारे के लिए बैठेंगी तो इस बात को देखा जाएगा कि पिछली बार किसका स्ट्राइक रेट क्या था, यानी किस पार्टी ने कितनी सीटों पर लड़ाई की और कितने पर जीत हासिल की। इस हिसाब से तो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की ही नजर आती है। अब तो आगे जब चुनाव आएगा तो ये बातें होंगी, लेकिन उससे पहले ही बिहार में हंगामा शुरू है। विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा चाहिए तो उन्होंने वोटर लिस्ट में हो रहे बदलावों को इस बार मुद्दा बनाया है। बिहार बंद बुलाया था सबसे, आप देखिए सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता जगह जगह सड़क बंद करते रहे, रेल रोकते रहे, लेकिन मेन आयोजन था पटना में। ये हम आपको कई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, टायरें जला रहे थे सड़क जाम करने के लिए। अब देखिए, चर्चा पटना की थी, एपीसेंटर पटना बना हुआ था, पूरा पॉलिटिकल एक्शन पटना में था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखा गया। योजना थी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की, लेकिन पूरे दल बल के साथ खूब हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, जैसा कि ऐसे प्रदर्शनों में होता है। आगे पुलिस ने रोक दिया, जाने ही नहीं दिया, लेकिन तब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सड़क पर ही एजेंडा तय कर दिया था। एजेंडा था चुनावों से पहले लोगों के मन में संशय पैदा करने का। एजेंडा था चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की लड़ाई वोट बैंक पर ले जाने का। एजेंडा था चुनाव आयोग को सरकार का एजेंट बताना, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना। और एजेंडा यह भी था कि जैसा कि बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों का समर्थन करना, उनके वोट हासिल करना, तो सबसे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनिए और देखिए कि वो कैसे इस एजेंडे को बिहार में चला रहे हैं। फिर आपको आगे ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को
किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग को गोदी आयोग बताने वाले तेजस्वी यादव ये नहीं बता रहे हैं कि असल में वोटर लिस्ट का पूरा खेल वोट बैंक का है। क्योंकि बीजेपी का आरोप क्या है? बीजेपी कह रही है कि आरजेडी और कांग्रेस ये पूरा हंगामा इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों के वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी यही कह रही है कि जितने अवैध घुसपैठिए आए हैं उनका वोट चाहती है विपक्षी पार्टी। असल में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी कि विशेष संशोधन प्रक्रिया हो रही है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। बिहार में यह प्रक्रिया आखिरी बार 2003 में हुई थी। इस प्रक्रिया के तहत हर वोटर को व्यक्तिगत गणना फॉर्म जमा करना जरूरी है। 1987 के बाद जन्मे और 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या कोई भी, अगर आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसके जरिए अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यह प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई के बीच होनी है। बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं और इनमें से 4 करोड़ 54 लाख लोगों ने आज शाम 6 बजे तक फॉर्म जमा कर दिया है। ये देखिए, कुल वोटर है 7 करोड़ 90 लाख और अभी आज शाम 6 बजे तक जो जानकारी आई है, करीब करीब 58%, लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कर दिया। अभी 16 दिन बाकी है और बचा हुआ है लगभग, आप देख ही रहे हैं, अगर 58% ने कर दिया है तो लगभग 42%, 42% अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष इसे मुद्दा बनाना चाहता है, प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार भी नहीं कर रहा है। जबकि बीजेपी कह रही है कि ये पूरी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है क्योंकि बिहार में घुसपैठिए हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और ये घुसपैठिए अवैध रूप से बिहार में घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। अब देखिए, जाहिर तौर पर इनके वोट का फायदा तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ही होगा, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा नाराजगी। जहां तक मेरी जानकारी है, कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? क्या सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं वो आधार कार्ड के डेटा से भी साबित हो रही है। कैसे? अब हम आपको ये बताते हैं। हमारे पास बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल का डेटा है। सीमांचल वो इलाका है जिसका बॉर्डर झारखंड से लग रहा है, लेकिन यहां से बांग्लादेश बॉर्डर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां हम आपको दिखाएंगे कि इन सीमांचल के जिलों की मुस्लिम आबादी कितनी है और यहां आधार कार्ड कितने हैं। जाहिर तौर पर एक व्यक्ति को एक ही आधार कार्ड जारी हो सकता है, लेकिन यहां इन जिलों में अगर 100 लोग हैं तो 126% तक आधार कार्ड है।
100 लोग लेकिन आधार कार्ड 126, तो ये 26 कौन? और क्यों ना एक ऐसा इलेक्टोरल रोल बने जो कि पूरी तरह से जांचा परखा हुआ हो। इस पर विपक्ष बहुत सारे सवाल भी पूछ रहा है। उसका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी परेशानी मुस्लिम बहुल जिलों में, बिहार में ही है। कई और भी देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर आधार कार्ड अगर 100 लोग हैं तो 105, 106 तक भी है। लेकिन यहां पर मामला अलग क्यों है, वो जरा आपको बड़े स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए आज ये डेटा आपके सामने रखा है। ये कोई इधर उधर का डेटा नहीं है, ये सीधा यूनिक आईडी जो हमारी होती है आधार कार्ड, UIAI, ये देखिए नंबर ऑफ आधार्स फॉर बिहार। इसको थोड़ा सा अगर हम वेबसाइट भी इस पर दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब ये जो नीचे में बार है इस पर आप नजर रखिएगा, लो, और ये जो नीचे का बार है ये आधार कार्ड के सैचुरेशन को बताता है। मतलब अगर 100 लोग रह रहे हैं तो कितनों के पास आधार कार्ड है। तो ये शुरुआत जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। यहां पर देखिए ये लगभग 75% के आसपास का हो गया। इतना से ज्यादा ही आधार कार्ड है हर जिले में। मतलब 100 लोग अगर हैं तो 75%, ये 75% दिख रहा है आपको, ये 75% आधार कार्ड है उनके पास। यहां पर जूम इन कर सकते हैं क्या? एक बार जूम इन कीजिए, ये देखिए। और यहीं पे ये मतलब 100 लोगों पर 75 लोगों के पास आधार कार्ड है। यहां तक तो तस्वीर साफ है। ये देखिए इसमें सारे के सारे जिले बिहार के आ रहे हैं। अब जब इसे मैं आगे ले जाती हूं, ये देखिए मैं आगे ले जा रही हूं, आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा। ये देखिए थोड़ा और इधर करते हैं। ये लगभग डेटा जो आ रहा है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये डेटा है 113% सैचुरेशन वाले ये जिले हैं। जिसमें कौन कौन सा इलाका यहां पर भी आ रहा है, 2-3 जिले यहां के भी हैं, लेकिन ये कांस्टेंट रह रहा है। ये सीमांचल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर 113 है। अब इसको और आगे ले जाइए, ये देखिए जब 120% सैचुरेशन पहुंचता है, 120% सैचुरेशन, तब बचते हैं ये 4 जिले सीमांचल के। यानी सीमांचल के इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा आधार कार्ड है। कितना है अब हम आपको एक एक करके डिटेल बताएंगे। यानी अगर 100 लोग रह रहे हैं तो आधार कार्ड 120 से ज्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम आपको पूरे बिहार का बता दें। आधार कार्ड 94% है पूरे बिहार का। मतलब आज भी अगर आप देखिए, अगर 100 लोग हैं बिहार में तो 84 के ही पास है, अभी कईयों का बनना बाकी है। लेकिन सीमांचल के ये जो 4 जिले हमने आपको बताए, अब इसका ब्रेकअप देखिए। मुस्लिम आबादी 68% वाले किशनगंज में 126% है। यानी हर 100 व्यक्ति पर 126 आधार कार्ड है। तो ये 26 आधार कार्ड किसके? आज हमने आधार कार्ड बनाने वाले ये जो UIADI के पूरे CEO हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम आधार कार्ड स्क्रूटनी में है अगर कोई फेक आधार कार्ड बना रहा है। अब आइए अगले जिले में, सबसे ज्यादा वहीं पर किशनगंज में थी मुस्लिम आबादी। अब आइए सीमांचल के दूसरे जिले में, यहाँ पर ये देखिए ये चारों जो जिले हैं ये सीमांचल के हैं। ये आ गया 44% मुस्लिम आबादी वाला कटिहार। कटिहार में आधार कार्ड है 123, यानी 100 लोग अगर रह रहे हैं तो 123 के पास आधार कार्ड है। अगला दिखाइए अररिया। अररिया में मुस्लिम आबादी 43% और आधार कार्ड 123 है प्रति व्यक्ति। अगला दिखा दीजिए पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव सांसद भी आज हमारे साथ लाइव थे। मुस्लिम आबादी यहाँ 38% है, यहाँ पर 121% सैचुरेशन है। यानी हर 100 व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है उस पर 121 आधार कार्ड है। तो ये पूरी तस्वीर है जो आपने समझ ली यहाँ पर। और इससे सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो आधार कार्ड इतने ज़्यादा बने हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ वहाँ पर जाकर अपना प्रमाण देना होता है, अपने बारे में होता है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो अगर इन बॉर्डर इलाकों में, सीमांचल में, इन जगहों पर जो आसपास के लोग हैं अवैध घुसपैठी हैं तो जांच हो जाए। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि अब नींद में क्यों जागे हैं, और ये आधार कार्ड जब बन रहा था तब क्यों नहीं देख रहे थे। इस पर बीजेपी कहती है कि राज्य ही फाइनल करती है। तो इस पर सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार ने गलती की क्या? फिर सीमांचल के इन इलाकों के नेताओं को ज्यादा फर्क पड़ रहा है,
इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ओवैसी भी आवाज उठा रहे हैं, यहीं पर लड़ने जाते हैं। वो मुस्लिम बहुल सीटें खोजते हैं पहले दूरबीन से, फिर वहां लड़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी यहां पिछली बार 5 सीटें जीती थी। आरजेडी और कांग्रेस तो है ही, और वो पप्पू यादव भी फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं, जो यहां से निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से। लेकिन आज पटना में पप्पू यादव के साथ बहुत अजीब घटना घटी है। ये देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, बड़े जोश से आज वो जा रहे थे मंच की तरफ, कह रहे थे राहुल गांधी आए हैं और राहुल गांधी आए हैं, उनके साथ स्टेज पर जाना है। लेकिन उन्हें राहुल गांधी के साथ स्टेज पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। सिक्योरिटी ने सीढ़ियों से उनको चढ़ने ही नहीं दिया गया, जबकि पप्पू यादव को वहां पर मौजूद लोग ना पहचाने ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यानी उन्हें जानबूझकर रोका गया। उन्होंने उस वाहन को ही अपना स्टेज बनाया हुआ था जिसमें वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव को उसमें नहीं चढ़ने दिया गया। पप्पू यादव ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश किसी काम नहीं आई, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया कुमार इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि वो उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे, लेफ्ट का हिस्सा थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से कांग्रेसी हो चुके हैं। लेकिन उन्हें भी राहुल गांधी के मंच पर नहीं जाने दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे तेजस्वी यादव है? क्या तेजस्वी यादव ने ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के साथ आने से, मंच पर चढ़ने से रोक दिया? ये जग जाहिर है कि लालू यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे के सामने बिहार में किसी की चुनौती हो। अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार होंगे तो वो सीधे तेजस्वी यादव के कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं। इसीलिए तो जब लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, तो बाद में कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया था। वो पप्पू यादव थे जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। बाद में पता चला कि लालू यादव ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़वाए। इसी तरह से लालू परिवार बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि कन्हैया कुमार, कम से कम वहां पर मौजूद जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में कोई एंट्री मिले। हालांकि जब वो खुद चुनाव लड़ने गए थे तो खुद ही चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार से नहीं, दिल्ली से चुनाव लड़वाया था, जबकि कांग्रेस चाहती तो बिहार से भी चुनाव लड़वा सकती थी। यही बात आज मैंने अपने शो हल्ला बोल में पप्पू यादव से भी पूछा, तो सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। आपसे भी तो नाराजगी थी ना तेजस्वी की, यही सब बोली की वजह से तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया। मत गुस्सा मत किया कीजिए, गुस्सा में आदमी अनाप शनाप बोलता है, ढंग की बात कीजिए। अच्छा नहीं कोई बात, कोई नहीं कोई सब बात मत बोलिए, चढ़ने नहीं दिया। जनवरी 2025 मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ अंजना जी, ये अंजना जी हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। नहीं सर, सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने क्या दिए। हम गलती किए? अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। ये देखिए बिल्कुल तेजस्वी जी अंजना कौन जी होते ये हैं? हमको राहुल गांधी से कहते रोकने? दिल की बात जुबान पे आई।